गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे शेष डी ब्लॉक तत्वों का भाग। कल तक हमने संक्रमण तत्वों के 7 सामान्य गुण कर लिए थे। उसके बाद 8वां रंग, कलर। 8वां बिंदु क्या है? रंग। कलर। आपने देखा होगा लैब में बहुत से पदार्थ है, उनसी में कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, निकल क्लोराइड, कोबाल्ट एसीटेट, जिंक नाइट्रेट। यहाँ देखा होगा कि अनेक यौगिक है वो रंगीन है, कोई हरा, कोई नीला, कोई गुलाबी। और अधिकांश जितने भी रंगीन यौगिक है वो संक्रमण तत्वों के ही है। क्षार और क्षार मृदा धातुओं से बने यौगिक रंगहीन होते हैं, लेकिन संक्रमण तत्वों से बने यौगिक रंगीन होते हैं। ठोस अवस्था में रंगीन होते हैं और विलयन में भी रंगीन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? इनसे बने हुए यौगिक रंगीन होते हैं। तो इसमें 2 बातें देनी है। नंबर 1, वे संक्रमण तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होता है, वे संक्रमण तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होता है, उनके यौगिक प्राय रंगीन होते हैं। तो एक तो कारण क्या हो जाएगा? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और नंबर 2 आ जाएगा डी संक्रमण। तो ये आधे नंबर के 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, संक्रमण तत्वों से बने यौगिक रंगीन होते हैं, कारण। नंबर 1, इन तत्वों के धनायनों में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। जब निम्न डी कक्षक दृश्य प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है तो वो उच्च कक्षक में उत्तेजित हो जाता है, तो यौगिक है वो रंगीन दिखाई देता है। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि कारण बताइए, Cu+1 रंगीन जबकि Cu2+ रंगहीन। दूसरा बुक में दिया भी है, Ti+3 रंगीन जबकि Ti+4 रंगहीन। तीसरा, Zn के सभी यौगिक क्या होते हैं? रंगहीन। क्या होते हैं? रंगहीन। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो सीधे आ सकता है कि डी ब्लॉक तत्वों से बने यौगिक रंगीन होते हैं। उसका जवाब ये मिल गया। अब क्या है, व्यक्तिगत उदाहरण देकर आ जाता है। जैसे Cu+1 रंगहीन है, Cu+1 रंगहीन है। ये क्या है? रंगहीन है। और Cu2 क्या होता है? रंगीन। अब ये चीज़ें यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा रंगीन, और वो क्या होगा? रंगहीन। तो अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विद्या से हम समझा पाएंगे कैसे। Cu+1 बनाइए, इसका Z29 होता है, तो Ar3D10 4s0, यानी Cu+ में 3D10 पूर्ण रूप से भरा होता है। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित न होने के कारण
Cu+1 यानी CuCl रंगहीन है और CuCl2 रंगीन है। इसी प्रकार Cu2 देखिए, अब C2 का रंगीन क्यों होता है, इसका विन्यास क्या हो जाएगा 3D9,4s0, यानी ये क्या है, डी कक्षक क्या हो गया अयुग्मित, यानी डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण Cu2 रंगीन होते हैं। इसी प्रकार Ti+3 3D14s0, यानी कि Ti+3 में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, इस कारण ये गुलाबी रंग का विलयन होता है, जबकि Ti4 का जलीय विलयन क्या होगा रंगहीन Ar3D04s0। इसी प्रकार Zn के सभी यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये विन्यास, तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक ये चारों का। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्व से बने यौगिक रंगीन होते हैं, जिसके निम्न 2 कारण हैं। नंबर 1, इनके धनायनों में डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी डी कक्षक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। नंबर 2, डी संक्रमण के कारण यानी निम्न डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष में जाता है तो कुछ प्रकाश का, दृश्य प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। फिर ये 3 क्वेश्चन और आगे, जिंक के सभी यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन। क्यों कि जिंक +2 ऑक्सीजन अवस्था यौगिक बनाता है और जिनमें 3D पूर्ण भरा होता है, यही कारण है कि जिंक के यौगिक रंगहीन होते हैं। तो याद रखिए, जिन तत्वों के धनायनों में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में अधिक होते हैं उतना ही रंग उसी के अनुसार होता है, गहरा होता है, हल्का होता है। ये निर्भर करता है उस तत्व के धनायन में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और इसके आधार पर चुंबकीय गुण की गणना करते हैं। वो अब नेक्स्ट वो बताता हूँ चुंबकीय गुण कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें पहले लेते हैं हम चुंबकीय गुण। नंबर पॉइंट है चुंबकीय गुण। ये केमिस्ट्री के पहले पाठ में भी और भौतिक विज्ञान में भी इसका एक क्वेश्चन आता है, ये नंबर का, चुंबकीय गुणों के बारे में, ठोसों के चुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के अधिकांश यौगिक हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अब पहले आपको मालूम होना चाहिए अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय प्रकृति होती क्या है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, चुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय। इससे पहले ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कि पदार्थों में चुंबकीय गुण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन की 2 गतियां के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। एक गति होती है कक्षीय गति, एक होती है चक्रण गति। तो दोनों के फलस्वरूप इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबकीय गुण को हम म्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी म्यू बराबर क्या होता है, म्यू L + म्यू S बराबर Bm बोर मैग्नेटॉन। यानी कि म्यू L क्या है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय गुण म्यू L, और म्यू S है वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण चुंबकीय गुण होता है। चूंकि चुंबकीय कक्षीय चुंबकीय गुण नगण्य नहीं के बराबर होता है, केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण ही
चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है जिसे म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और किसी यौगिक में धनायन जो होता है उस धनायन का चुंबकीय गुण कितना होगा, यह एक सूत्र के द्वारा दिया जाता है कि इस यौगिक में धनायन का चुंबकीय गुण कितना होता है। सूत्र क्या है, म्यू बराबर एन प्लस 2, जहाँ एन क्या है, उस धनायन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो परीक्षा में आपको एक धनायन दिया होगा, उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, उसके आधार पर चुंबकीय गुण की गणना कर सकते हैं। जैसे आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। बोर्ड में 1 नंबर का इस बार आना चाहिए। 2021 में इस सूत्र से एक आपको सवाल निकालना जरूर आएगा। उसमें क्या दिया होगा, जैसे आपको दे दिया Cu+2, यहाँ Z क्या दिया होगा 29, Mn+2, Z होता है 25, Fe+3, Z होता है 26, Ni+2, Z होता है 28। और इनमें से एक आपको CO+3, Z होता है 27। यानी इन 5 में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये दिया Cu+2 का चुंबकीय गुण ज्ञात करो। तो अब आप अगर आपको विन्यास याद है तो ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, पहले होता है सूत्र लगाइए, चुंबकीय घूर्ण, किसी भी आयन का चुंबकीय घूर्ण म्यू बराबर होता है n+2 बराबर बोर मैग्नेटो। अब पहले हमने Cu2 लेना है आपको, इसका होता है Ar3d9 4s0। अब 3d9 का देखिए कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसका मतलब है n बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मान कर दीजिए 1 a+2 √3 बराबर b, ये आ जाएगा। इसी प्रकार Mn2 सभी में आप निकाल लीजिए। Mn+2 इसका 25 होता है Ar3d5 4s0। अब 3d5 का विन्यास बना लीजिए। n बराबर क्या आ जाएगा, 5। n का मान 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 7 35, 35 का √4.9। इसी प्रकार Fe+3 या Fe+2 जो भी है, Fe+3 Ar3d, तो Fe का क्या होता है 3d6 4s2 होता है। अब इसका Fe3 में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2s के पहले निकलेंगे तो क्या आ जाएगा Ar3d5 4s0, तो n का मान 5 आ जाएगा। ऐसे निकल, ऐसे कोबाल्ट। Zn+2 इसका होता है 30। अब जिंक में देखिए Zn का क्या होता है 30 होता है, तो Ar3d10 4s2 और जिंक हमेशा +2 ऑक्सीजन अवस्था यौगिक बनाता है। क्या आ जाएगा, Ar3d10 4s0, n का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जिंक के सभी यौगिक क्या होते हैं, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। तो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है वो यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं।
अब अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, तीनों की परिभाषा समझिए कि जिन धनायनों में एक या दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय। 4-5 वाले होते हैं लो चुंबकीय, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित तो वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो तीनों की डेफिनेशन समझिए क्या क्या है। एक तो होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, और एक होता है लो चुंबकीय। तो परीक्षा में आपको ऐसे पूछता है, निम्न में से कौन सा धनायनों का समूह अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, कौन सा लो चुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय कैसे होते हैं कि ऐसे यौगिक जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय। जी आप जानते हो कि चुंबक में इस प्रकार बल रेखाएं होती है, NS, यानी बल रेखाएं N से S की ओर गति करती है। ऐसे ये बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती है। अब क्या है, ठोस पदार्थ को हम यहां रख देंगे। अब क्या है कि ये इन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, इन किरणों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे क्या होगा, ये अपने मार्ग से हट जाएगी, ऐसे ये ऐसे हो जाएगी। यानी ये प्रकार की बाधा आएगी और गति में कमी आ जाएगी, उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं। वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। और ये गुण इन यौगिकों में जो धनायन होते हैं उनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ही होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जितना चुंबकीय गुण है उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण उसका क्या होता है, विपरीत। तो दोनों का चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, शून्य। तो जिन धनायनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उनसे बने यौगिक क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। जैसे Zn+2, Cu+1, Ti+4, Sc+3, ये ऐसे धनायन है। इन धनायनों से बने हुए यौगिक सदैव रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ जाता है कि प्रतिचुंबकीय धनायनों का समूह Zn+2, Cu+1, ये क्या है, ऐसे धनायन है जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। अनुचुंबकीय, ये पदार्थ ऐसे हैं कि इसकी तीव्रता को बढ़ा देंगे, यानी कि इसमें से गुजरेगी। ऐसे ठोस पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और इनको जो ही चुंबकीय क्षेत्र से हटाते हैं चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। यह गुण उन्हीं यौगिकों के धनायनों में पाया जाता है जिनमें एक या दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। जैसे अनुचुंबकीय, हम उदाहरण आपके आ जाएंगे, Cu+2, Ni+2, Ti+3, ऐसे आयन हैं। इनके धनायनों में एक या दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और उन्हीं के कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तीसरा है लो चुंबकीय, ये लगभग मिलते जुलते हैं। लो चुंबकीय भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शीघ्रता से बढ़ाता है। लो चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तीव्रता को बहुत शीघ्रता से बढ़ा देते हैं और इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं।
यानी ये चुंबक ही बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लो चुंबकीय। यहाँ क्या आएंगे, Mn+2, Fe+2, CO+3, ये ऐसे आयन हैं जो लो चुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं। तो यहाँ इतना ही हमारा मकसद बताने का। परीक्षा में पूछ सकता है, आपको दो आयन पूछेगा कि दो धनायन जी जो अनुचुंबकीय होते हैं, दो धनायन जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, दो धनायन जो लो चुंबकीय होते हैं। तो चुंबकीय गुणों में खास बात यह एक तो याद रखना आपको, चुंबकीय धनायन में धातु आयन का चुंबकीय गुण किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो आपको सूत्र याद रखना है ये। नंबर 2, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय के दो उदाहरण, और आपको एक आयन दिया होगा, उसके आपको चुंबकीय गुण ज्ञात करना है। तो आप आसानी से चुंबकीय गुण ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह का सी यौगिक कि संक्रमण जो तत्व है वो अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। बात पूछ लेते हैं कि कारण बताइए, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक का मतलब क्या होता है कि इन धातुओं की जो क्रिस्टल संरचना है उसमें सारे धातु परमाणु परस्पर संकुलित होते हैं, इसके बावजूद भी उनके मध्य थोड़ी सी जगह बच जाती है, उसी क्या बोलते हैं, अंतराकाश। आपने कांच की गोलियां देखी होगी, वो एक अगर डिब्बे बंद कर दें, पूरा भर दे गोलियों से, आप देखोगे वो प्रत्येक गोली क्या एक दूसरे के निकटतम होने के बावजूद भी कुछ उसमें खाली जगह रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अंतराकाश। तो संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल है उसमें कुछ अंतराकाश होते हैं, और जहाँ छोटे आकार के परमाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और यौगिक बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतराकाश। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में धातु परमाणुओं के संकुलित होने के बावजूद भी परमाणुओं के मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। इन अंतराकाशों में छोटे आकार जैसे H, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये परमाणु क्या है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतराकाश, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। और अंतराकाश यौगिक बनने से इनके गुणों में जैसे विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। और अगला पॉइंट है नंबर 11, उपसंयोजी यौगिकों का निर्माण। संयोजी यौगिक, ये अगली हमारी इकाई भी अगली उपसंयोजी यौगिक इकाई नंबर 9 है। संक्रमण तत्वों से उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है, यानी ऐसे यौगिक जो ऋणायन, धनायन या उदासीन अणु जिनमें दाता परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, यानी जिन्हें लिगेंड बोलते हैं, वे यौगिक जो धातु आयन और लिगेंड से बनते हैं वो उपसंयोजी यौगिक होते हैं। इन यौगिकों में दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को प्रदान करता है, जैसे K4 FeCH, ये क्या है, संकुल यौगिक है। ऐसे CuNH3 का होल 4 SO4, ये क्या है, ये भी संकुल, ये भी संकुल, यानी कि जैसे Cu है इस प्रकार व्यवस्थित होता है। ये जो
एन है वो Cu को इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे प्रदान करता है, इस प्रकार जुड़े होते हैं। दाता से ग्राही की ओर एरो लगा होता है। इस असहयोगिक जिनमें लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, वो संकुल यौगिक होते हैं। तो ऐसे यौगिक केवल संक्रमण तत्व ही बनाते हैं। आ जाता है कि कारण बताइए संक्रमण तत्व उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। कारण क्या? नंबर 1, इनका छोटा धनायन और अधिक धनावेश, और नंबर 2 रिक्त 3D4S4P कक्षक। ये 2 कारण ऐसे हैं क्योंकि इनमें खाली कक्षक चाहिए। वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। तो इन सभी तत्वों में रिक्त डी कक्षक या एस कक्षक और पी कक्षक होते हैं, जो आसानी से उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। यही कारण है कि डी ब्लॉक के तत्व उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। और लास्ट गुण है 12वां, मिश्र धातु। अब आप जानते हो मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक सरल अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं तो प्राप्त यौगिक क्या होती है? मिश्र धातु। जैसे पित्तल क्या होता है? Zn+Cu। कांसा क्या होता है? Cu+Sn। जर्मन सिल्वर क्या होती है? CuSnNi। यानी ये क्या है? मिश्र धातु है। इनमें 60-40 अनुपात ये 60 होता है। ये अनुपात एक सरल अनुपात में मिली होती है। तो प्रश्न आता है कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करती है? मैंने पहले बताया इस पाठ में से 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों एक लाइन में जवाब देना होगा। प्रश्न ये है कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातुएं बनाती है। उत्तर क्या लिखेंगे? आप जानते हो सभी जो संक्रमण धातु है ये क्रिस्टल संरचना होती है, उसमें सहसंकुलित परमाणु होते हैं। इन सभी धातुओं के क्रिस्टल संरचना में इनके परमाणु आकार लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं, समान आकार के होते हैं। जब 2 धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने से उसमें परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं और मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो ये था हमारा डी ब्लॉक। इसमें 12 मुख्य पॉइंट है और 12 में से एक परिवर्ती संयोजकता में 10 अलग पॉइंट है। इसके अलावा सभी में एक 2 पॉइंट है। उस पॉइंटों को ध्यान से याद कर लेंगे तो इस पार्ट में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अब छोटा सा इसमें पार्ट रह गया एफ ब्लॉक तत्व, वो आपको कल बताएंगे। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।